नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फाइनली आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आप थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं एनसीईआरटी का यूट्यूब पे, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए। तो ज़रूरी भी है और इसलिए हम आपको लाइन बाय लाइन जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सभी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन उठा के, और सिर्फ एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। टॉपिक वाइज यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं। तो थ्योरी वाला सेक्शन को जरूर सभी लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सारे डेटा है जो हम आपको वीडियो में बताए हैं। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, जो थ्योरी वाला वीडियो दिए है उसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करिएगा। अच्छा ध्यान है, अभी ये जो जैसे हम आपको क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ी बात है जो आप क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें सारे टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फैक्ट्स वाले क्वेश्चन दिखेगा, मिलान करने वाला दिखेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, बुकलेट को प्रिंट आउट करवाइएगा, बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। देख सकते हैं, मान लो कि पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिया गया है, इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाए। आप लोग क्या करिएगा, पूरा सीरीज को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो ये जो आप आज का जो पहला टॉपिक है 9th क्लास की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, जो कि रसायन विज्ञान की है, आप सबको पता होना चाहिए। और चैप्टर का नाम क्या है कि आप देख सकते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसका थ्योरी कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो लोग इसका थ्योरी नहीं देखे हो जाके जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आके यहाँ पे बनाइएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद यहाँ पे बनाइएगा, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है बुकलेट में प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम सारे क्वेश्चन को रिवीजन भी करिएगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो, भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर 100% एक्यूरेसी के साथ साइंस में आप नंबर लाना चाहते हो, जितना बोल रहा हूँ कर लो, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में इसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम ये हमारे आसपास के पदार्थ। सारे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन सभी लोग पहले खुद से करिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर इसका बुकलेट भाई टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, सारे इन्फॉर्मेशन और सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्यतः पदार्थ या द्रव की 3 अवस्थाएं होती है। आप सबको पहले भी बता चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा? एक ठोस, द्रव और गैस होता है। भाई आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की इन अवस्थाओं के क्या वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई अभिलक्षणिक, है ना, इस लाइन को समझिए, अभिलक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अभिलक्षणिक गुण क्या होता है भाई? तो पदार्थ में बोल सकते हो कि जैसे ठोस की बात कर ले, है ना, ठोस की बात कर ले, या द्रव की बात कर ली, या गैस की बात कर ले। तो देखो ठोस की बात कर ले भाई, तो आप सबको पता है कि ठोस का यहाँ पे देखिएगा तो इसका आयतन प्लस आकार, ये दोनों क्या होता है? निश्चित होता है भाई, है ना। द्रव की बात कर ले तो द्रव का तो आप सबको पता है कि आयतन जो है होता है, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन इसका जो आकार है, आकार ये निश्चित नहीं होता। वही अगर हम लोग द्रव की बात कर ले तो आप सबको पता है कि द्रव बोल रहा हूँ, गैस में क्या होता है? तो आप कहेगा सर गैस का नहीं तो आयतन निश्चित होता है, और ना ही जो है इसका आकार निश्चित होता है। तो ये दोनों निश्चित नहीं होता है। तो यही पदार्थ का क्या है? अभिलक्षणिक गुण है। तो अभिलक्षणिक का मतलब क्या कि भाई पदार्थ की विशेषता क्या है? आपसे पूछा है कि भाई किसी भी पदार्थ की विशेषता क्या है, या इसी को हम लोग रासायनिक भाषा में अभिलक्षणिक बोलते हैं। इसे इंग्लिश में अभिलक्षणिक गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। तो आपने समझ लिया। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि भाई ये जो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी देखो 2-3 क्वेश्चन बन गया। अब देखो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अब देखो ये जो पहला स्टेटमेंट का लाइन बोला है आपसे, कह रहा है कि देखो ठोस मतलब ठोसों द्रवों की तुलना में, ठोस एवं द्रवों की तुलना में, ठोस एवं द्रवों की तुलना में कह रहा है कि गैस की, किसका? तो गैस की संपीड़ितता जो है, जो इसका कंप्रेशन जो है कह रहे काफ़ी कम होता है। अब देखो ये कैसे समझोगे कम होता है ज़्यादा? तो देखो आपको याद करो, जब हम आपको थ्योरी वाला क्लास करवाए हैं तो जिसका कण हम आपको पता ना कि देखो ठोस में क्या होता है भाई, सॉलिड में क्या होता है, ठोस में क्या होता है कि इसका कण बड़ी नज़दीक होता है। तो इसको दबाना आप सबको पता है कि कितना कठिन है। तो इसमें संपीड़ितता कम होता है ना, कंप्रेशन कम होगा। देखो इसका कण बड़ी नज़दीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले द्रव की, लिक्विड की बात कर ले, तो अब देखो इसका कण भी ठोस के कंपेयर में दूर है थोड़ा सा। और यहीं पे गैस की बात कर ले, है ना, गैस की बात कर ले तो गैस की कण जो है काफ़ी दूर है। तो गैस को जो है कंप्रेशन सबसे ज़्यादा किया जा सकता है जिसका कण दूर, इसमें कंप्रेशन की क्षमता ज़्यादा।
उसके बाद उसमें होगा, इसके बाद इसमें होगा, तो मतलब कंप्रेशन की क्षमता सबसे कम किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, उसके बाद यहाँ पे द्रव में होगा, उसके बाद ठोस में होगा, है ना, क्रम में अगर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता, है ना, संपीड़ितता जो है कंप्रेशन काफ़ी कम होता है, तो ये गलत बोल दिया, तो आप डायरेक्टली गलत बोल दो कोई। अब देखो ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, हम आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिक्विड में, द्रव में क्या पूछा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस, द्रव में, लिक्विड में ठोस भी, द्रव भी और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो अब यहाँ पे आंसर टिक करिएगा आप लोग, बिल्कुल हाँ है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो भाई इसका मतलब पहले समझ लो। तो देखो द्रव में जो होता है ना, लिक्विड में, तो द्रव की बात कर लो, लिक्विड की बात कर लो, लिक्विड की बात कर लो, तो इसमें जो है ना दूसरी चीज़ें मिलाओगे ना तो वो अपने आप मिल जाता है। कैसे सर, तो देखो भाई एक यहाँ पे बीकर लेता हूँ और इसमें पानी है, चलो मान लो कि ये बीकर में क्या है भाई, पानी है, पानी है। अब देखो आप क्या करोगे, है ना, कि यहाँ पे पानी में मान लो कि शक्कर मिलाते हो, क्या मिलाते हो, शक्कर मिलाते हो, और शक्कर अभी देखा जाए तो ये अभी ठोस अवस्था में है, ठोस है ना, तो पानी में मिलाते हो तो ये घुल जाता है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर हाँ बिल्कुल। तो प्रश्न क्या पूछा था क्वेश्चन दूसरा स्टेटमेंट में कि भाई द्रव में, लिक्विड में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, बिल्कुल संभव है। तो आपने ठोस का देख लिया, तो ये शक्कर क्या है, ठोस है, तो ये संभव है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ दूध का, तो दूध क्या है सर, आप कहिएगा सर दूध तो द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, अब इसको पानी में घोलोगे तो ये भी क्या होता है भाई, घुल जाता है। अब कहिएगा सर ठीक है ये तो हो गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ और कहिएगा सर गैस कहाँ आ गया, तो देखो आप सबको पता है कि पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन घुला रहता है, तो ये भी घुल सकता है ना। आप मछली जानते हो कि भाई मछली जो ऑक्सीजन ले पाता है तो डायरेक्टली नहीं ले पाता, वो पानी का ऑक्सीजन ले पाता है, तो पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन रहता है। तो ये इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न पूछा था कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। अब कहिएगा सर अब विश्रण भी समझा दीजिए, तो देखो भाई विश्रण के बारे में हम समझाए थे थ्योरी वाला क्लास में, और नोट्स में बहुत कायदे से जो हैंड रिटन नोट्स दिया हूँ, सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, रट लेना। विश्रण क्या होता है भाई, तो अब देखो मान लो कि अगरबत्ती चला, तो ये अगरबत्ती है, अब ये जल रहा है, तो अगरबत्ती जलने के बाद आपको पता है कि इसका जो ये सेंट है चारों बगल फैलता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इसका सेंट ज़्यादा है ना, धुआं ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा धुआं से कम धुआं की ओर जा रहा है, तो यही विश्रण है ना, ध्यान पारो जब हम आपको थ्योरी वाला क्लास में पढ़ाए थे, तो यही विश्रण है। तो अगर आप विश्रण का डेफिनेशन समझो कि भाई विश्रण क्या है, तो आप बोल सकते हो कि विश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से, क्या होता है भाई, आप कहिएगा सर अधिक सांद्रता से, है ना, सांद्रता से, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, कब कहाँ पे, तो कम सांद्रता वाले कहाँ पे, क्षेत्र की ओर फैलते हैं, और ये तब तक फैलते हैं जब तक वो पूरे तरीके से माध्यम में मिल ना जाए। समझ रहे हो ना, तो ये आप समझ लिए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा भाई, जो लोग बी टिक किए हो इसमें सिर्फ पहला कंडीशन ही सही था, पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला वाला गलत था। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के संदर्भ में या तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ पे कह रहा है कि तीनों में से कौन कौन सा सही है। ध्यान पाड़िएगा जब हम आपको पढ़ाए हैं थ्योरी वाला बैच में, इसलिए कर उसको जाके देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन है। अब देखो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि बर्फ का जो गलनांक है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये कह रहा है कि 373 केल्विन है, जो कि गलत बोल दिया है। 373 नहीं है भाई, कितना है, तो आपको ध्यान है ना, 273 केल्विन है, और ये बर्फ का है ना, बर्फ का है, समझ रहे हो ना, बर्फ का है। और पानी का कितना है भाई, तो पानी का कितना है, 373 केल्विन, ये पानी का है, ठीक है, पानी का है, तो ये तो गलत बोल दिया, समझ रहे हो ना। क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये पानी का ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक है पानी का, यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक है ये कितना, तो केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन में पानी जो है उबलने लगता है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस है, पता है थ्योरी वाला बैच में बार बार कह रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका जो तापमान होता है ना, टेम्परेचर, उसका जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, एक समान रहता है। इस शब्द को देखो, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलती है ना, जब बर्फ़ पिघलती है तो वह पूरी तरह से पानी में जब तक ये बदल नहीं जाता तो वो अपना अवस्था बनाए रखता है और उसका तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि दी गई ऊष्मा बर्फ़ को द्रव अवस्था में बदलने में खर्च हो जाती है। इसलिए क्या होता है भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है।
अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा सा देखिए। कह रहा है कि बर्फ की कणों, अब देखो कितना उल्टा बोला है और जानबूझ के ऐसे जो है स्टेटमेंट देता है ताकि आप गलत कर दो। कह रहा है कि बर्फ के कण, है ना, किसका कण बोल रहा है कि बर्फ के कणों की, उनके जो कण है उनकी ऊर्जा समान तापमान पर जो है जल के कणों की, किसके, तो जल की कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये उल्टा बोल दिया है। अधिक किसका होगा, जल का अधिक होगा भाई, जल का अधिक होगा, है ना, और बर्फ का कम होगा। ठीक है, बर्फ का कम होगा, मतलब बर्फ का कम होगा, बर्फ का कम होगा, जल का अधिक होगा। और इसमें बोल क्या दिया है, उल्टा बोल दिया। देखो कहा क्या रहा है कि बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक हो रहा है। ये उल्टा बोल दिया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समान तापमान पर जल की कणों की ऊर्जा बर्फ से अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। समान तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पानी में अतिरिक्त क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, जो बर्फ को पिघलाने में खर्च हो जाती है। तो पानी में जो क्या होगा भाई, गुप्त ऊष्मा होगा, तो बर्फ को पिघलाने में, जो कि ये बर्फ फॉर्म में है, तो पिघलाने में क्या होगा, इसका गुप्त ऊष्मा क्या होगा, समाप्त हो जाता है। और लेकिन पानी में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको ताकत लगाना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। सिर्फ 3 जो स्टेटमेंट था, तो जिसमें 2 स्टेटमेंट गलत था, सिर्फ पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत था और सिर्फ दूसरा सही था। दूसरा कैसे सही था हम आपको बता दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, जवाब जरूर देते जाइएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा अगला क्वेश्चन को बताने से पहले बहुत सारे फ्रेंड्स कराते हैं कि सर एनसीईआरटी का जो आपका स्पेशल बैच है उसमें कैसे जुड़े, उसका फी कितना है। देखो भाई, ये एनसीईआरटी का बैच जो लेके आया हूँ आपके बीच, तो इसमें थोड़ा समझ लो आपको क्या क्या मिलता है। कुछ लोगों का डाउट रहता है। देखो सबसे पहले आपको छठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी का इसमें कंपाइलेशन है। पहली बात है, इसमें क्या क्या मिलेगा भाई, इसमें ऑल सब्जेक्ट शामिल है, ऑल सब्जेक्ट इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो इसमें आपको मिलेगा कि थ्योरी वाला क्लास, ठीक है, प्लस इसका थ्योरी का नोट्स मिलेगा और हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलता है। साथ में एमसीक्यू सीरीज़, और एमसीक्यू सीरीज़ के बाद जो है इसका बुकलेट भी मिलता है ना, पीडीएफ भी मिलता है, बुकलेट भी आपको मिलेगा। तो ये दोनों सीरीज़ मिलता है, थ्योरी पढ़ लो, हैंड रिटेन नोट्स लो, और ये ओरिजिनल बुक से भी हम आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद हैंड रिटेन नोट्स देते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा फ्रेंड, 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, 7319924130। पेमेंट करने के बाद इसका जो है स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि यही व्हाट्सएप नंबर भी है, यही कॉलिंग नंबर भी यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट के बाद आपको बैच में जोड़ा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर पहले लिंक दीजिए, नहीं, पेमेंट के बाद आपको जोड़ दिया जाता है बैच में तुरंत। बाकी जो लोग यहाँ पे सीजीएल 4 और बीएसओ या बीपीएससी एईडीओ या सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो भाई जो 999 का बैच है, 999 का जो बैच है, इसमें एनसीईआरटी मिल जाता है, जो आपकी एग्जाम की जो डिमांड है वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, इस बैच में इसमें सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्लीट बैच है। साथ में जो लोग 72 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए अलग बैच है, हम आपको पहले बता चुका है। और इसका भी फी मात्र 999 कर दिया हूँ। और इसमें भी जो आपकी एग्जाम की डिमांड है एनसीईआरटी का, वो सब आपको मिल जाता है। और एनसीईआरटी के अलावा भी इसमें कंप्लीट पैकेज है। इसमें पूरा जो सेक्शन तो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साथ में साइंस तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। और अलग से आपको एनसीईआरटी का सीरीज भी इस बैच में भी मिल जाता है ना, 999 में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर यही है, सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ। कोई भी डाउट या रहता है ना, कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन रहता है या कोई डाउट रह जाता है, तो भाई आप क्या कर सकते हो, इसी नंबर पे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा जो है थे। तो देखो प्राचीन समय में, आप थोड़ा सा याद करो, थ्योरी वाला क्लास में हम आपको बताए थे 2 विचारधाराएं थी, है ना। तो प्राचीन समय में पदार्थ की प्रकृति के लेकर के जो है, प्रकृति को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों विचारधाराएं जो है प्रचलित थी। पहली विचारधारा क्या था, उनका मानना था कि भाई पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह जो है यहाँ पे सतत होते थे, है ना। दूसरा विचारधारा का मानना था, है ना, यहाँ पे कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते थे। तो ये दोनों विचारधारा प्रचलित थी। आपसे क्या पूछा है, प्रचलित थी, तो ये दोनों विचारधारा प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन अगर सही बोलेगा कि इसमें कौन हुआ आगे चल के सही कौन है, तब पहला वाला जो है ना ये गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपसे बोला जा रहा है कि भाई पौराणिक या प्राचीन बोल सकते हो, पौराणिक को प्राचीन भी बोल सकते हो भाई। ठीक है,
तो आपको इसके आधार पर बोला जाए कि पौराणिक समय में पदार्थ के प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा कौन कौन सी थी, तो ये दोनों विचारधाराएं प्रचलित थी। अगर मैं इसके स्पष्टीकरण की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्राचीन काल में विशेषकर भारतीय और ग्रीक दार्शनिक के बीच पदार्थ के बनावट को लेकर के, किसका, तो पदार्थ के बनावट को लेकर के, पदार्थ के बनावट को लेकर के दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा जो था, है ना, पहली विचारधारा था, उनका कहना था कि पदार्थ ना, ये पदार्थ की बात कर ले तो पदार्थ लकड़ी के टुकड़े, पदार्थ जो है, ये जो लाइन दिया है, तो पहली विचारधारा का कहना था कि पदार्थ लकड़ी के एक जो है, लकड़ी के एक ठोस टुकड़े की तरह सतत होते हैं, यानी वे अंदर से पूरी तरह लगातार और एक समान होते हैं, है ना, एक समान होते हैं। उनमें छोटे छोटे कण, इनका कहना था पहली विचारधारा का कि इनमें छोटे छोटे कण जैसे कोई इकाई नहीं था, है ना, पहली विचारधारा का कहना था भाई। हालांकि आगे चलकर ये गलत हो गया, लेकिन प्रचलित थी उस समय में। वही अगर हम बात कर ले दूसरी विचारधारा, है ना, कणीय प्रकृति के बारे में बात कर ले, तो इनका कहना था, दूसरी विचारधारा का कहना था कि भाई पदार्थ रेत के कणों की तरह अत्यंत सूक्ष्म कण, मतलब छोटा छोटा कण से मिलकर बने हैं। और ये कौन बोला था आपको पता है? हम आपको बताए थे ना कि महर्षि कणाद, है ना, महर्षि एक मिनट यहीं पे लिख देता हूँ भाई, महर्षि कणाद, है ना, महर्षि कणाद ने, याद करो, है ना, 5वीं शताब्दी में, आपको याद होगा, हम आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए थे। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य, एक शब्द और बोला था इन्होंने कि भाई अविभाज्य कणों, मतलब जिन्हें परमाणु नाम दिया, तो इनका कहना था कि अविभाज्य वो कण है, और उसका नाम क्या दिया था भाई? पदार्थ दिया था, ठीक है ना। हालांकि जो पहला विचारधारा था ये भी उस समय प्रचलित था, लेकिन ये आगे चलकर ये गलत हो गया। तो इसके हिसाब से भाई दोनों इसका सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि सही कौन सा है, तो सिर्फ दूसरा सही टिक करना, है ना, दूसरा सही टिक करना, क्योंकि आपसे सही पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, दूसरा सही है। लेकिन प्राचीन समय में कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित थी? तो दोनों विचारधाराएं प्रचलित थी, समझ रहे हो ना। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे देखो भाई, कह रहा है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कि पौराणिक समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधाराएं थी। तो देखो इसका आंसर हालांकि दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्रचलित उस समय दोनों था, लेकिन आगे चलकर सही आपको पता है कि इसको माना गया है ना, दूसरा को। तो प्रचलित विचारधारा दोनों सही होगा, जो कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ये दोनों सही विचारधारा प्राचीन काल में अस्तित्व में थे, जिनमें अंततः आगे चलकर जो है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये वाला, पदार्थ रेत की तरह जो है कणों से मिलकर बने हैं, तो ये आगे चलकर सही माना गया, इसको गलत मान दिया गया। तो उस समय प्रचलित दोनों था। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है पदार्थ की कणों के बारे में। अब फिर से करा है, पदार्थ के कणों के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो अभी हम आपको बता दिए हैं, आप बोल सकते हो। तो आप याद करिए, थोड़ा सा याद करिए, हम आपको बताए थे ना कि पदार्थ के कण के बारे में क्या बताए थे ना कि भाई तापमान अगर बढ़ता है तो पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है भाई, ध्यान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान में रखिए। बताए थे आपको पदार्थ का जो है, यहाँ पे पदार्थ की बात कर ले भाई, कोई पदार्थ की बात कर ले, तो यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ता है फ्रेंड्स, तो उसमें उसकी गतिज ऊर्जा भी है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा भी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी क्या होता है? बढ़ता है ना। तो ये दोनों सही हो, सॉरी ये सही होगा, ठीक है ना। तापमान बढ़ने पर पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। चलो अब यहाँ पे एक बार हम लोग और डेप्थ में समझ लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। क्यों समझ लेते हैं, पदार्थ में क्या क्या होता है। तो पहली बात है यहाँ पे ध्यान रखना, है ना, बुक में पढ़ा, देखो जैसे जैसे बुक्स में हम आपको आगे में पढ़ाए थे, है ना, थ्योरी वाला सेक्शन में, वैसे वैसे रिवीजन करवाए थे। पहला बात क्या बोले थे कि पदार्थ के किसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, कि पदार्थ के बारे में। यहाँ पे लिख देता हूँ, पदार्थ के संदर्भ में पहली बात क्या ध्यान रखना है कि पदार्थ क्या होता है। तो यह जो है अत्यंत सूक्ष्म, है ना, अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे, बहुत इतने छोटे कि हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए क्या चाहिए भाई? पदार्थ के कण की मैं बात कर रहा हूँ, पदार्थ के कण की बात कर ले। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, सबसे छोटा कण जिसका नाम हम लोग परमाणु दिए हैं, मतलब जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, तो वो इतने छोटे होते हैं जो कि भाई आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। तो पहली बात है। दूसरी बात है, हम आपको क्या बताए थे, याद करो, इसमें स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है भाई, आप याद करो, इसमें पदार्थ में क्या होता है,
रिक्त स्थान होता है पदार्थ में, क्या होता है भाई, तो रिक्त स्थान होता है, याद करो, ये भी बताए थे। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कणों के बीच निश्चित जो है निश्चित रिक्त स्थान होती है। जैसे याद करो, हम आपको बताए थे ना कि अगर पानी लेते हो, है ना, पानी में क्या करते हो भाई, मान लो कि ये पानी है, मान लो कि ये पानी है, और पानी में क्या करते हो, चीनी घोलते हो, तो पानी में पूरी तरह से जो है क्या करता है, चीनी मिल जाता है, तो पदार्थ के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और चीनी घुलने पर उनके जो पानी में जो रिक्त स्थान होता है उसमें जाके मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हम आपको बताए थे। तीसरी बातें याद करो, क्या बताए थे, तीसरी बातें बताए थे कि पदार्थ जो है, पदार्थ में निरंतर जो है गतिशीलता होती है। क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पदार्थ में निरंतर जो है क्या होता है, गतिशीलता होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जिसके कारण इनमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो आपको पता है कौन ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। और यही कारण होता है कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, तापमान जब बढ़ता है तो इनके कण की गति भी क्या होता है भाई, तेज होता है। तापमान बढ़ने पर इनकी गति भी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तापमान बढ़ता है तो गति भी क्या होता है, इनके कण की गति भी तेज हो जाता है। और यही इस लाइन से आपसे प्रश्न पूछा था, तो हो सकता है आगे वाले एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ दे या इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। अब तीसरी बात आप तो समझ लिए, चौथी बात यहाँ से क्या ध्यान रखना है, चौथी बात ध्यान रखना है कि पदार्थ में ध्यान करो कौन सा बल होता है, पदार्थ के अंदर जो है कौन सा बल होता है, तो आपको कहिएगा सर पारस्परिक, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक शब्द देगा पारस्परिक, है ना, पारस्परिक आकर्षण बल। क्या, कौन सा बल, तो आकर्षण बल होता है, याद करो, बताए थे ना, आकर्षण बल होता है, पारस्परिक आकर्षण बल। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर, पदार्थ के बल क्या करता है, पदार्थ के बल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब कि पदार्थ के अंदर भी आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल के कारण ही पदार्थ क्या होता है भाई, आपको पता है कि ठोस, द्रव या गैस के रूप में बने होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ के प्रमुख जो है ये 4 लक्षण ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ, बहुत मेहनत किया गया है। वीडियो को लाइक कर देना अब इतनी बातों पे, ठीक है। तो इसे क्या करोगे भाई, बी टिक कर लेना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से जो है तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, याद करो, बताए थे। और ये सब एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे सर तापमान को तो डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, है ना। रूमर भी कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें मापते हैं, लेकिन नहीं, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है, ठीक है। तो मेरे भाई सुन लो, यहाँ पे केल्विन क्यों सही होगा, तो केल्विन तापमान ऐसा ही मात्रक इसलिए है, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन इसलिए माना गया है क्योंकि परम शून्य से शुरू होता है ये, और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए इसे सबसे सटीक माना है, क्योंकि इसमें शून्य का मतलब वास्तव में शून्य ऊर्जा होती है ना, किसमें, केल्विन में। और सेल्सियस फ़ारेनहाइट की बात कर लो, इन दोनों की बात कर लो तो यह कह सकते हो आवारा है। क्यों आवारा है, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जैसे पैमाने के हिमांक और क्वथनांक पर ये दोनों आधारित है ना। ये दोनों क्या है, हिमांक व क्वथनांक पर, है ना, क्वथनांक पर आधारित है ये दोनों, है ना। और केल्विन आपको समझ गया क्यों है भाई, तो आंसर क्या होगा, केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत, मतलब गलत को ढूंढना है। निम्नलिखित में से असत की पहचान करे, है ना। अब असत की पहचान करना है, तो आप देखो कह रहा है, अब याद करो, अभी एक क्वेश्चन आ गया, एक डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स। चलो ये ठोस है, हालांकि ये तो हम आपको बता दिया था अभी कुछ देर पहले, ठोस का कण एकदम नज़दीक होता है, समझ रहे हो ना, एकदम नज़दीक कण होगा, तो इसमें कंप्रेशन बहुत कम होगा। तो यहाँ पर लिख लो कि ये सॉलिड है भाई, इसे इंग्लिश में ठोस कर दो, ठोस है। एक और बना लेते हैं, जो कि 3 बनाना पड़ेगा, ये द्रव है, लिक्विड है भाई, ये यहाँ पे बोल सकते हो कि द्रव हिंदी में। इसका कण जो है ठोस के कंपेयर में थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, देखने से पता लग रहा होगा। यहीं पे अगर हम गैस की बात कर ले तो इसका कण क्या होता है ना, गैस की बात कर ले फ्रेंड्स, गैस की बात कर ले तो इसका कण इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, ठोस द्रव के कंपेयर में दूर होता है। अब देखो इसके तीनों के कंडीशन समझ लो, आंसर आप दे दोगे, क्योंकि एक बार यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ। तो ठोस के संदर्भ में अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, ठोस के संदर्भ पर लिख देता हूँ। तो ठोस क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो आकार होता है, आकार प्लस आयतन,
आकार प्लस जो है आयतन, दोनों क्या होता है, दोनों इसका निश्चित होता है। याद करो, बताए थे। और निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। क्योंकि ठोस का जो कण होता है ना, इसके कणों में जो है, इसके कणों के बीच इसका आकर्षण बल बड़ी मजबूत होता है। इसके कारण से क्या होगा, इसको दबाओगे ना तो इसकी संपीड़ितता कम होता है, कंप्रेशन से बहुत कम होता है, दोनों से कम होता है इसकी संपीड़ितता, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब देखो भाई, थ्योरी वाला क्लास में हम आपको बता दें कि आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये समझा दिया है ना। तो इसलिए बार बार एक चीज़ को नहीं दोहराऊंगा। अब यहाँ पे देख लो भाई, इसका जो होता है ना, द्रव का की बात कर ले तो द्रव की जो आकार है ये अनिश्चित होता है। इसका जो आकार होता है, आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन जो होता है ना, आयतन ये क्या है भाई, ये निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो अब देखो, ठोस के कंपेयर में द्रव का आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा, कम होगा, है ना। तो इसके आकर्षण बल इसके कंपेयर में इसमें अधिक होगा, है ना, बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक है इसका आकर्षण बल। एक मिनट, आकर्षण बल बहुत अधिक है, इसके कंपेयर में इसका कम है ना। और इसका चूंकि इसकी बात कर ले, गैस की बात कर ले, तो गैस में आप सबको पता है कि इसका आकार भी और आयतन भी दोनों क्या होता है भाई, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और आकर्षण बल इसका सबसे कमजोर होगा, है ना, बहुत कमजोर होगा। यहाँ पर लिख लो कि बहुत कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में, सबसे मजबूत आकर्षण बल तो आप बोल सकते हो कि सर ठोस में होगा, ठोस में। उसके बाद किस में, द्रव में होगा। उसके बाद किस में, गैस में होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया। तो गैस की बात कर ले तो इसकी संपीड़ितता, है ना, इसकी जो है संपीड़ितता मतलब कि इसका जो कंप्रेशन होता है सबसे ज़्यादा होता है किसका, गैस का। सबसे कम किसका होता है, तो जाहिर सी बात है ठोस का होगा। चलो अब आंसर पे आ जाओ। अब कह रहा है स्टेटमेंट, ठोस की जो है निश्चित आकार, बिल्कुल निश्चित आकार होता है एवं अस्पष्ट सीमाएं होती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो भाई सही है, इसको गलत नहीं कर सकते हो। अब अगला बोल दिया है कि भाई यहाँ पे आपको कि ठोस में उच्च संपीड़ितता मतलब कि एकदम हाई कंप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये गलत बोल दिया, सबसे कम होता है ना, कम होता है। इसमें इसको दबाओगे ना तो क्योंकि इसका कण बड़ी नज़दीक नज़दीक है तो ये नहीं दबेगा। इसमें आकर्षण बल इसका बड़ी मजबूत होता है, एक दूसरे को जकड़ के पकड़ा रहता है, और इसका कण भी नज़दीक नज़दीक है, तो इसमें संपीड़ितता कम होगा। सबसे संपीड़ितता कम किस में होगा, तो आप कहेगा सर अभी आप तो बताया गैस में, है ना, तो यही गलत होगा। बाकी अगला देख लो, कह रहा है कि बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, बिल्कुल टूट सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदल सकता है। हाँ, नहीं बदलेगा, है ना। मान लो कि पेन से लिख रहे हो, अभी ठोस फॉर्म में है, तोड़ोगे तो उसका आकार नहीं बदलेगा, आप जाके देखोगे, है ना। आयतन में बदलाव भले ही हो जाएगा लेकिन आकार में बदलाव नहीं होगा, समझ रहे हो ना। इसका आयतन निश्चित होता है, ठोस का आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, अभी आपने देखा। तो आकार और आयतन निश्चित होता है। तो आशा करते हैं ये जो 3 लाइन अभी आपको बताएं अब कभी गलत नहीं होगा आपका। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इसे मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि स्पंज के बारे में करेंगे, स्पंज के बारे में सही कथन चुनना है भाई। अब यहाँ पे पता है कुछ लोग गलत करेंगे, कहेंगे सर स्पंज तो कहीं ना कहीं ये उसमें गैस भरा रहता है, ऐसे कुछ बोलोगे नहीं। अब देखो स्पंज के बारे में आपको चुनना है और कह रहा है कि भाई कौन कौन सा सही। देखो स्पंज ठोस होते हैं, बिल्कुल ठोस होता है स्पंज, बिल्कुल ठोस होता है। इनमें संपीड़ितता संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है। तो देखो स्पंज में क्या होता है, इसमें छिद्र होता है। तो पहले इसका आंसर समझ लो, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, है ना, आंसर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। देखो भाई स्पंज के कंडीशन में ये है ना, स्पंज को दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो क्योंकि इसमें इस स्पंज के अंदर में आप देखोगे तो उसमें गैस भरा रहता है ना, गैस भरा रह सकता है, मतलब भरा रहता है, मैं पीछे तो स्पंज को दबाया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है ना, बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है, छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। तो दबाने पर जो है जब हवा निकल जाएगा, जब दबाओगे तो हवा निकल जाएगा, तो इसकी संपीड़ितता संभव है क्योंकि हवा निकलेगा इसमें। तो जब हवा निकल जाएगा तब वो ठोस हो जाएगा। जब हवा इसमें भर देते हो तो इसमें जाहिर सी बात है इसको दबाया जा सकता है, संपीड़ितता है, तो इसलिए ये स्पंज जो है ठोस है ना। क्योंकि स्पंज का क्या होता है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये पूछता है भाई, समझ रहे हो ना क्यों ऐसा होता है, बता दिए। चलो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि संपीड़ित गैस निम्न में से किस में होती है। लो तो जाहिर सी बात है किस में होगा। तो अब इसका जो आंसर होगा जाहिर सी बात है, क्या बोला है, संपीड़ित गैस किस में होगा। तो देखो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी होता है, एलपीजी में भी होता है, सीएनजी में भी होता है। आपको पता है ना, पिछले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी वाला वीडियो देखो जाके, बहुत कहते समझाओ। तो आंसर क्या होगा, तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना, आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है।
याद करो एक चार्ट को हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे एक लाइन बोला था, क्या हो रहा है जब इस वो उसको समझो, इसके नंबर को समझो। कह रहा है किसी ठोस में, क्या बोल दिया भाई, ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुआ, द्रव में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठोस से सीधे क्या हो रहा है भाई, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन इस कंडीशन में होता है, तो आप कहेगा सर सब्लिमेशन में, ऊर्ध्वपातन में। अब देखो एक डायग्राम हम आपको बताए थे, याद करो। आप देखते हैं कितने, एक तो यहाँ पे लिख दो ठोस, है ना, दूसरा लिख दो आप यहाँ पे द्रव, और तीसरा लिख दो यहाँ पे गैस। ठीक है, अब याद करो भाई। तो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ठोस को जब गर्म करोगे तो किस अवस्था में बदल जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला कंडीशन यहाँ पे लिख लेना, ठोस से द्रव में कन्वर्ट होगा, उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, MEL होगा भाई, हिंदी में इसे गलन ही कहते हैं। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ पे ठोस को जब गर्म करोगे तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, हिंदी में गलन कहते हैं। और ध्यान रहे, यह प्रक्रिया जो होता है ना गलन का, जिसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, इसमें तापमान निश्चित होता है ना। तो यह इस प्रक्रिया में ठोस को अगर जब गर्म करोगे तो उसमें एक निश्चित तापमान होगा, तो गले का द्रव अवस्था में रह जाएगा, तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, हिंदी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हो ना। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, इस दौरान दी गई जो उष्मा होता है ना, गुप्त उष्मा के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे तापमान बढ़ता नहीं है इस प्रक्रिया में, मेल्टिंग में, क्योंकि इसका जो गुप्त उष्मा होता है ना, कण के बीच का आकर्षण बल जो होता है ना, उसको तोड़ने में लग जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला कंडीशन क्या होगा भाई, अब जाहिर सी बात है, अभी ठोस से द्रव में कन्वर्ट किए हो, अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा कि द्रव से ठोस में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, द्रव से ठोस में कन्वर्ट करो, उससे क्या बोलोगे, उसे हम लोग हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रीजिंग तो भाई सबको पता होता है कि ये कहीं ना कहीं ये ठंडा हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिख देता हूँ हिंदी में ही, हिंदी मतलब पूछता है इसमें, हिमांक कहते हैं ना, फ्रीजिंग कहते हैं, हिमांक कहते हैं इसे। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीजिंग या हिमांक कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे देख सकते हो, द्रव को ठंडा करोगे ना तो ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, है ना। शर्त क्या है भाई इसका शर्त ये है, जब आप द्रव से ठोस बनाते हो तो इसका शर्त यह है कि यह प्रक्रिया एक निश्चित तापमान पर होती है, यह प्रक्रिया भी एक निश्चित तापमान पर होती है, जिसे हिमांक फ्रीजिंग कहते हैं। और इस दौरान गुप्त उष्मा क्या होता है, गुप्त उष्मा यहाँ पे कई बार पूछता है, तो इस दौरान यहाँ पे लिख देता हूँ कि गुप्त उष्मा क्या होता है भाई, बाहर क्या होगा, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है भाई, आप देखोगे इसमें क्या होता है, ठोस से द्रव बन रहा है, तो गुप्त उष्मा यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत पूछता है इसमें, गुप्त उष्मा क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ठोस है ना, उसको तोड़ने में लग जाता है ना, तो इसलिए तापमान बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे गुप्त उष्मा क्या कर लेगा, ये खर्च हो जाता है ना, तो तापमान नहीं बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा भाई, अब यहाँ पे द्रव से गैस बनाओ भाई, है ना। चलो यहाँ पे बनाता हूँ, द्रव से गैस बनाओ, इसे क्या बोलोगे, लिख देता हूँ यहाँ पे, द्रव से गैस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप कहेगा सर ये तो आसान है, इसे वाष्पीकरण कहते हो, है ना। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण नहीं देगा आपको, आपके पेपर में इवेपोरेशन लिख के देगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ है ना, वाष्पीकरण, इंग्लिश में से इवेपोरेशन। ये सब लिख दिया हूँ नोट्स में, जब थ्योरी में मैं पढ़ाया हूँ तो ये तो हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। इवेपोरेशन होता है भाई, इवेपोरेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, चलो यहाँ भी लिख दूँ क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठोस से द्रव जो बनता है, ठोस से द्रव जो बनता है तो हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग। और ये क्या हो रहा है भाई, द्रव से गैस में बन रहा है तो इसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अच्छा, इसको गलन कहते हैं, हिंदी में गलन होता है, इसे हिमांक कहते हैं। एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ, हिमांक, इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें जब द्रव से गैस बन रहा है तो हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, इसे लिख देता हूँ। क्या हो रहा है भाई, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, वाष्पीकरण, इंग्लिश में इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इतना समझ लो, इवेपोरेशन कहते हैं। क्योंकि ये गर्म करने पर ठोस क्या हो रहा है, द्रव क्या हो रहा है भाई, गर्म करने पर ये गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ध्यान रहे,
यहाँ भी शर्त एक होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इसका जो क्वथनांक होता है भाई, क्वथनांक, ये जो कंडीशन होगा तो इसका क्वथनांक है ना, यह प्रक्रिया क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित होता है। जब पूरे द्रव से बुलबुले निकलने लगते हैं, पूरे द्रव से यानी पानी से बुलबुले निकलने लगते हैं, तो इसे हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, उबालना कहते हैं। और वाष्पीकरण के मतलब वाष्पीकरण के सतह पर भी होता है, लेकिन उबालना पूरे द्रव के लिए होता है। तो आपने समझ लिया, वाष्पीकरण समझ लिया हो। अब देखो यहाँ पे गैस से द्रव में कन्वर्ट होगा, है ना। तो अब कहेगा सर हाँ ये भी तो कंडीशन होगा। अब देखो यहाँ से उल्टा होगा, गैस से किस में, द्रव में। तो अब ये बहुत पूछता है, इसको हम लोग कहते हैं संघनन। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं संघनन कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे कंडेंसेशन कहते हैं। लिख दो क्या, जगह थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, कंडेंसेशन होता है भाई। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडेंसेशन कहते हैं इसे। तो यहाँ पे होता है एक्चुअली क्या कि ठंडा करने पर है ना, ठंडा करने पर गैस द्रव में बदल जाता है। ठंडा करने पर जो है ना, गैस किस में होगा, द्रव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, गैस से अब द्रव हो रहा है भाई, है ना, उल्टा हो रहा है, तो उसे क्या बोलोगे, संघनन बोलोगे, इंग्लिश में कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लो भाई, अगला यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ठोस से, क्या हो रहा है, ठोस से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, चलो गैस से पहले ठोस बना लो, गैस से ठोस होगा तो क्या, चूँकि छः कंडीशन बनेगा ना, 3 को है तो 3 6, तो यहाँ पे 5वां लिख लो। 5वां में जब गैस से क्या बनेगा, अब ठोस बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 6 कंडीशन होता है और ये 6 को आपको रट लेना है यार, इसी को रटते रहते हो, कैसे होता है मैं आपको बता। तो गैस से ठोस हो रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, निक्षेपण होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हो उसे, डिपोजिशन, नाम है ना पता है, डिपोजिशन कहते हो। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे लिख लो, इसमें इसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण। इंग्लिश में क्या, डिपोजिशन, है ना। अब इसमें शर्त क्या होता है भाई, जब गैस से ठोस में बदल रहा है तो कंडीशन क्या होगा, गैस से ठोस में, तो ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती है। इसका एक उदाहरण बहुत पूछता है, आयोडीन वाष्प, है ना, आयोडीन वाष्प का ठंडा होकर सीधे ठोस में बदलना, बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो ये तो देख लिया। उसके बाद अभी ये बड़ी प्रचलित है, कौन सा, ठोस से गैस में जो कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हो, ठोस से गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलोगे, अभी जो आपके प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे छठा कंडीशन लिख लो भाई। छठा कंडीशन क्या लिखोगे, ये ठोस से क्या हो रहा है, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा, ऊर्ध्वपातन। लिख देता हूँ, इसे बोलोगे ऊर्ध्वपातन बोलते हो, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, गर्म करने पर, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, चलो काय के बोलोगे कि नहीं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। तो 6 कंडीशन ध्यान रखना भाई। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, गर्म करने पर ठोस अवस्था में द्रव बने, बिना द्रव बने ये द्रव में कन्वर्ट नहीं होता है ना, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव नहीं बनेगा। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, जैसे कपूर हो गया, कपूर बहुत पूछता है, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये प्रमुख इसका उदाहरण है। तो आपने देख लिया इसका 6 कंडीशन। ठोस से गैस में बदलेगा तो क्या बोलोगे, तो आप कहेगा सर ठोस से जब गैस में बदलेगा तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। अब उसके उल्टा बोलो, जब द्रव से ठोस में जाएगा तो आप कहेगा सर इसे फ्रीजिंग कहेंगे, तो ये तो आसान है। उसका अगला कंडीशन क्या ध्यान रखोगे, जब द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण बोलोगे, है ना, इवेपोरेशन। फिर आप क्या बोलोगे कि गैस से जब ठोस बनेगा तो उसे कंडेंसेशन, उसे संघनन बोलोगे। 4 कंडीशन हो गया। 5वां कंडीशन में क्या आप बोलोगे, जब गैस से ठोस में बदलेगा तो उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। और जब ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बिना द्रव में कन्वर्ट हुए, बिना डायरेक्टली क्या हो रहा है, ठोस से गैस में बदल रहा है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। आशा करते हैं अब आपको कभी आप नहीं बोलोगे। इसमें टोटल 6 कंडीशन होता है ना। चलो, तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो आप कहेगा सर आंसर तो बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। अभी पता है, अभी बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ है ना, अभी मदनिषद दरोगा का, ये क्वेश्चन पूछा था। और देखो ये 9th क्लास के एनसीईआरटी से है। हालांकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया इसमें बीपीएससी हर एक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और ये तो अभी 78 पोस्ट पे जो मदनिषद दरोगा का पेपर होता है इसमें पूछ लिया गया था, इसी लाइन से, ये सेम लाइन था, समझ रहे हो ना।
तो निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आपको आप ध्यान करो, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। कई बार आपको यहाँ पे ड्राई आइस भी लिखा रहेगा, है ना, जो कि NCERT में दोनों है, आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे ड्राई आइस। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जाके जरूर देखो यार, लाइन बाई लाइन NCERT का बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर लो, तो शुष्क बर्फ ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका दाब कम किया जाता है, जब इसका दाब जो होता है ना, दाब CO2 का जब दाब कम किया जाता है, दाब कम किया जाता है, तो यह बिना दर्ब अवस्था में बदले सीधे किस में हो जाता है? ये बिना दर्ब में बदले सीधे किस में? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह सामान्य बर्फ की तरह पिघलने के पीछे कोई तरल यानी गीलापन नहीं छोड़ती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ, है ना, सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अब लोग ये भी क्वेश्चन आपको पता है, विसरण हम आपको बता दिए हैं, पराशरण क्या होता है यह भी बता दिए हैं। तो बोल रहा है कि विसरण की दर सर्वाधिक किस में होगा? तो आप कहिएगा सर सबसे ज़्यादा कौन फैलता है वातावरण में? तो कहिएगा दर्ब, तो नहीं, सबसे ज़्यादा दर्ब नहीं होगा। अब देखो इसका भी कंडीशन है, तो विसरण सबसे ज़्यादा जो जब से सबसे ज़्यादा फैलेगा, तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? गैस फैलेगा, तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किस में होगा? दर्ब में होगा। उसके बाद किस में होगा सर? ठोस में होगा। ठोस में सबसे कम विसरण होता है ना। तो जो कंडीशन आप याद करो, जिसमें संपीड़ितता सबसे ज़्यादा, तो उसमें विसरण भी ज़्यादा, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है ना भाई। तो जो विसरण होगा मेरे भाई, विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होगा, उसके बाद दर्ब में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। सबसे कम विसरण ठोस में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है। तो आंसर टिक कर लो, गैस में होगा, है ना। गैस में क्यों होता है? आपको पता है कि गैसों के कण के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, हम आपको डायग्राम से भी बताए थे, और उनके बीच आकर्षण बल मतलब नग्न के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। इस कारण गैस के कण तीव्र गति से हर दिशा में घूम लेता है ना, तेजी से आपस में घूमेगा। दर्ब की बात कर ले तो उसके बाद उससे कम, और सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। ये बता चुका हूँ। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसमें पदार्थ के कणों की गति अधिक तीव्र होगी? लो, अब ये भी क्वेश्चन आगे, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पदार्थ के कणों की गति सबसे ज़्यादा किस में होगा? कणों की गति वही कंडीशन फिर से होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा? पदार्थ के कणों के बीच में, जिसमें जाहिर सी बात है रिक्त स्थान ज़्यादा होगा। आप ये एक डायग्राम बताए थे ना कि देखो भाई, मान लो कि सपोज दैट ये क्या है भाई, ये मान लो कि ये गैस है, इसकी कण बड़ी दूर दूर है। उसके बाद यहाँ पे दर्ब बना लेते हैं, ये दर्ब है ना, और एक यहाँ पर ठोस बना लेते हैं। ठीक है, इसकी कण बड़ी नज़दीक नज़दीक है, आपको पता होना चाहिए। ये ठोस है, इसकी कण बड़ी नज़दीक नज़दीक है, ये ठोस है। तो जाहिर सी बात है इसके कणों के बीच गति, तो सबसे ज़्यादा देखो इसमें दूर दूर कण है तो ज़्यादा गति करेगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, और सबसे कम इसमें होगा। तो यही है भाई, कई बार पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा भाई? दर्ब में होगा। और सबसे कम किस में होगा? ये ठोस में होता है, ठोस में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कणों की गति गैस में, उसके बाद दर्ब में, उसके बाद ठोस में। तो आपसे पूछा क्या है तीव्र सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो आप कहिएगा सर गैस में होगा। लो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्फ का संगलन बिंदु, यहाँ पे संगलन नहीं होगा, मेल्टिंग होना चाहिए, संगलन होगा। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा सही कर लो, हो जाता है भाई, संगलन होगा, है ना। बर्फ का संगलन, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, से मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे, संगलन, है ना, ऐसे होता है संगलन। तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, संगलन बिंदु जो है, कितना केल्विन पे पूछा है। अगर भाई आप सबको पता है कि आपको अगर आपको याद होगा थ्योरी वाला क्लास में, तो हम आपको बताए थे बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बर्फ़ जब गलना शुरू कर देता है भाई, तो 273.15 केल्विन, है ना। लेकिन आमतौर पर आपके पेपर में ऑप्शन में क्या रहता है? 273 केल्विन रहता है ना। और संगलन क्या होता है? तो ये ठोस से दर्ब में बदल रहा है भाई, ठोस से दर्ब में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो आप कहिएगा सर 200, देखो 373 केल्विन भी है, तो इसको मत गलत कर देना, इसलिए नहीं होगा, ये हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आंसर एकदम सटीक है। करेक्ट कि वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कौन कौन सी, देखो चौथी अवस्था की बात कर रहा है, चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा, जो कि चौथी अवस्था प्लाज्मा है, आप सबको पता है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या नाम है इसका? तो आप कहिएगा सर इसका नाम है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इन दोनों अवस्था, मतलब चौथी और पांचवी अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा कि फ्लोरेन, है ना, फ्लोरोसेंट, है ना, ट्यूब और नियॉन गैस में जो है प्लाज्मा होता है, बिल्कुल इसमें भरा जाता है प्लाज्मा। क्यों भरा जाता है? देखो कई बार ना यहाँ पे नियॉन साइन बल्ब भी रहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, नियॉन साइन बल्ब भी रहता है।
तो देखो ये नियॉन बल्ब होता है ना, कह सकते हो एक छोटा होता है, छोटा इंडिकेटर। जैसे आप देखोगे कि आप मान लो कि कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, या आप बोर्ड में देखोगे एक बल्ब लगा रहता है जो कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हो, तो उसमें जैसे स्विच ऑन करते हो तो वो लाल कलर का जो है बल्ब जलने लगता है, तो उसमें यही रहता है, नियॉन बल्ब रहता है। और ये नियॉन साइन बल्ब ना आप देखोगे शादी ब्याह में कभी गए होंगे तो उसमें लाइट में लाइटिंग जो लगा रहता है तो एकदम बड़े बड़े एकदम दूर तक वो जाता है, तो उसमें ये रहता है ना, तो ये दोनों में रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था ही कह सकते हो उसमें रहता है। उसके बाद अगला करें कि और ध्यान रहे प्लाज्मा अवस्था में जो है जैसे सूर्य और जो तारे हैं उसमें जो चमक होता है यह भी जो है पदार्थ की चौथी अवस्था के कारण से ही होता है। तो यहाँ पे अगला बोल दिया कि सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के कारण होता है, जो कि ये गलत बोल दिया है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ये वाला सही होगा। तो आंसर सिर्फ क्या करना टिक भाई, सिर्फ पहला इसका सही होगा। अब थोड़ा सा पदार्थ की चौथी अवस्था को समझ लो और पांचवी अवस्था को समझ लो, यहीं पर मैं बता देता हूँ। तो पदार्थ की चौथी अवस्था की बात कर ले, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसका खोज किसने किया, मन में तो क्वेश्चन आएगा सर कि सर इसका खोज बता दो। ध्यान रखना इसका खोज जो है कह सकते हो कि 1807 है ना, 1879 में, 1879 में विलियम क्रूक्स नाम था इसका, है ना, व्यक्ति का नाम था भाई विलियम क्रूक्स ने इसका जो है क्या किया था, इसकी खोज किया था पहले विलियम क्रूक्स ने। और इसका प्लाज्मा नाम किसने दिया, आप नाम को अगर पूछेगा कि प्लाज्मा नाम किसने दिया तब आंसर क्या करना, लैंगम्यूर इरविंग, है ना, इरविंग इसका नाम था, इरविंग लैंगम्यूर, है ना, म्यूर ने इसका प्लाज्मा नाम दिया, है ना, प्लाज्मा नाम दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो और यहाँ पे इसके बारे में पांचवी अवस्था को भी समझ लो पदार्थ की, जैसे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात कर ले तो इसका खोज जो है 1924-25 में किया था भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र। ये थ्योरी वाला बैच में सब दे दिए, नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो किसने, तो सत्येंद्र, भारतीय वैज्ञानिक थे। इसका नाम भाई आप सबको पता है सत्येंद्र नाथ बोस ने, है ना, दिया था। और 2001 में इसीलिए इसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो यह जो अवस्था होता है पदार्थ की पांचवी अवस्था, यह अवस्था अत्यंत कम घनत्व गैस वाली होती है और इसका तापमान कह सकते हो इसका जो तापमान होता है ना किसका, तो पांचवी अवस्था का, तो कह सकते हो कि तापमान कम होता है। तो यह अवस्था अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बनाई जाती है, ये वाला अवस्था पांचवी अवस्था, समझ रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ को ठोस से सीधे किस में करना है। अब देखो ठोस है, सीधे ठोस से किस में, ठोस से सीधे जो है वाष्प में कन्वर्ट करना है, तो क्या बोलोगे इसको। तो देखो यहाँ पे अब गैस की जगह पे क्या दे दिया, वाष्प दे दिया, है ना, तो कोई घबराना नहीं है। तो देखो ठोस से क्या किस में हो रहा है, वाष्प में या गैस में हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, आपके कैसा सब्लिमेशन अभी तो आप बताए हैं, उद्पादन हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है गैस का द्रव में। अब देखो ये क्या हो रहा है, गैस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इस चार्ट को ध्यान रखो, देखो थ्योरी वाला बैच का जो PDF दिया ना बुकलेट, रट लेना भाई उसको, है ना। तो यहाँ पे देखो गैस से किस में हो रहा है भाई, गैस से द्रव में जो जाता है बदलता है, तो उससे क्या बोलते हो, कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेशन बोलते हो ना, यहाँ पे देख सकते हो संघनन बोलते हो ना। तो आंसर क्या होगा आपका सर, चूँकि गैस से द्रव में हो रहा है ना, गैस से लिक्विड में हो रहा है, तो संघनन बोलोगे, कंडेंसेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है वो स्टेटमेंट देके, तो अभी वो लाइन आप कौन कह रहा है कि आपको ये जो स्टेटमेंट 4 दिया गया है उस पर आपको विचार करना है, कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि यह क्या एक जो है सतही परिघटना है, ये बिल्कुल सही है ना। कह रहा है कि इसकी तापमान की दर, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और कह रहा है कि इसके जो है इससे ठंडक उत्पन्न होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, हम आपको कुछ देर पहले भी बताए हैं। तो आंसर क्या होगा भाई, इसका तीनों सही होगा। और ध्यान रहे आप लोग क्या करना, इसका जो बुकलेट दिया हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो, टू द पॉइंट सारी चीज़ें मेंशन कर दिया है। प्रिंट आउट करवा के इसको मल्टीपल टाइम या रिविजन कर लेना, है ना। तो आप क्या करना, आपका दायित्व क्या बनता है फ्रेंड्स, तो मेरा जो दायित्व था हम कर दिए हैं, हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे पॉइंट्स कवर करवा रहे हैं ताकि परीक्षा में क्वेश्चन छूटे नहीं। आपका दायित्व क्या है कि आप वीडियो को पूरा देखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रिंट आउट करवा के और रिवीजन कर लो। साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरा सीरीज हम आपको जो NCERT करवा दे रहे हैं ना, ध्यान दे। बशर्ते आपको करना क्या है, NCERT का आपको थ्योरी वाला जो सेक्शन यूट्यूब पे करवा रहे हैं उसको करना है, उसका जो हैंड रिटन नोट्स दिया हूँ उसको प्रिंट आउट करवा के
अपने पास रखना है तो पहले जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है वीडियो को देखना है, उसके बाद नोट्स रिवीजन करना है। दूसरा सेकंड काम क्या करना है, अभी हम आपको एमसीक्यू जो सीरीज़ करवाना है, एमसीक्यू सीरीज़ को देखना है वीडियो, क्योंकि वहाँ से आप डायरेक्टली लास्ट में जाके उस क्वेश्चन के लगाओगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन वीडियो में हम क्या किए हैं, डायग्राम से सारी चीज़ें समझा दिए हैं आसान भाषा में। तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद रिवीजन कर लेना, एक भी क्वेश्चन साइंस का गलत नहीं होगा, समझ रहे हो ना। पूरा सीरीज़ करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या डेली एमसीक्यू टॉपिक वाइज लेके आऊँ और डेली थ्योरी भी, तो अब बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप इसमें से 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हो, चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 40-45 दिन बचा हुआ है, तो मात्र 999 में कंप्लीट बैच लेके आया हूँ। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है, थ्योरी और मतलब सारे सेक्शन सब कुछ एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट पैकेज है, इसमें एनसीईआरटी भी अलग से इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीजीएल 4 और इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बीएसएससी सीजीएल 4 एईडीओ, जो किस बैच में मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 7319924130, ये 4130 है लास्ट में, 4130 पे पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, तुरंत आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। बाकी स्पेशल एनसीईआरटी बैच में आना चाहते हो, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करवाया जा रहा है, सभी का बुकलेट सब कुछ मिल जाता है 6ठी से लेकर 12वीं तक का, तो इसका 799 अभी ऑफर चल रहा है, इसका भी 999 फी हो जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग थ्योरी वाला क्लास नहीं किए हो, उसका अलग से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके देख लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहे।